नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। ताखीर से इंसाफ नाइंसाफी है। विलियम ई ग्लैडस्टोन ने कहा था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के विष्णु की कहानी कुछ ऐसी ही है। विष्णु को इंसाफ तो मिला, लेकिन इससे पहले करीब 20 सालों तक विष्णु को जेल में कैद रहना पड़ा है। अब विष्णु जेल से बाहर हैं, लेकिन क्या विष्णु को वाकई इंसाफ मिल गया? विष्णु की कहानी सिर्फ अकेले विष्णु की कहानी नहीं है, बल्कि मुल्क में ऐसे हजारों लाखों वाकयात सामने आते हैं जब काफी लंबे अरसे तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद यह पता चलता है या उसके बारे में, यानी मुलजिम जो भी मुजरिम करार दिया गया था, फिर उसे यह बताया जाता है कि उन्हें तमाम इल्जामात से बरी किया जाता है। तमाम तरह के जराइम जो हैं वो उन पर साबित नहीं होते। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरह का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। इसी पर सवाल उठाया है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने, जो बीजेपी के लीडर भी हैं, और खास तौर से विष्णु तिवारी के केस को सरफहरिस्त रखते हुए उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं। और अब जो ये सवाल उठ रहे हैं विष्णु तिवारी के मामले को लेकर या और कई दीगर ऐसे मामलों को लेकर, जवाब कई हो सकते हैं कि क्या ऐसे लोगों को जो बाइज्जत बरी किए जाते हैं या जिन्हें तमाम तरह के इल्जामात से या जराइम से पाक माना जाता है, लेकिन चूंकि उनके जिंदगी का एक बेशकीमती हिस्सा कहीं 5 साल, कहीं 10 साल, कहीं 20 साल जेलों के सलाखों के पीछे गुजर चुका होता है, तो ऐसे में वाकई क्या उन्हें इंसाफ मिल पाता है? अब विष्णु को मुआवजे की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने यह अर्जी दी है। अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा है कि यूपी हुकूमत को हिदायत जारी की जाए, चूंकि अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक, जैसा वो कह रहे हैं अपनी अर्जी में, कि ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर से ताल्लुक था, इसलिए यूपी हुकूमत को चाहिए कि यानी सुप्रीम कोर्ट ऐसी हिदायत जारी करे कि विष्णु तिवारी को मुआवजा मिल सके। और साथ ही साथ उन्होंने अर्जी में इस चीज का भी अर्जी लगाई है कि ऐसे तमाम मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए, रियासती हुकूमतों को गाइडलाइन जारी की जाए और इस ताल्लुक से लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो है उसे लागू की जाए। दरअसल रेप के मुलजिम विष्णु 20 साल बाद किए गए हैं रिहा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2021 में विष्णु को रिहा तो कर दिया, लेकिन अब विष्णु तिवारी की तरफ से अश्विनी उपाध्याय ने ये सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसे तमाम फर्जी मामलों में फंसाए गए लोगों के लिए गाइडलाइन बननी चाहिए। मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट हिदायत जारी करे, ऐसी अपील अपनी अर्जी में की है अश्विनी उपाध्याय ने। और अदालतों में जजों की कमी से क्या इंसाफ में ताखीर हो जाता है, यह भी कई ऐसा सवाल है जो बीच बीच में ऐसे मामलों के फैसलों के बाद उठता रहा है। हाल का एक वाकया, जब 20 सालों के बाद सूरत में भी 127 अफराद 20 सालों के बाद इल्जामात से बरी किए गए। तो इसी खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खुद अश्विनी उपाध्याय जुड़ रहे हैं और विष्णु तिवारी जो इस मामले के विक्टिम रह चुके हैं, 20 सालों तक उन्होंने जेल की सजा काटी है। और हमारे साथ एके जैन जो एक्स डीजीपी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस्तकबाल हम करेंगे। सबसे पहले मैं खुद विष्णु तिवारी के पास जाना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा विष्णु के जरिए से कि ये दर्द, ये कर्ब किस तरह का होता है। विष्णु, 20 साल तक आप एक ऐसे आरोप में जेल के अंदर रहे जो आपने एक ऐसा यानी कृत्य जो आपने किया ही नहीं था, एक ऐसा जुर्म जो आपने किया ही नहीं था, लेकिन आपको फिर 20 साल के बाद इन आरोपों से, इन इल्जामात से बरी कर दिया गया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को आप बताएं कि क्या विष्णु तिवारी इसे इंसाफ मानते हैं?
जी इंसाफ कहाँ मांगते, इंसाफ कहाँ मांग, इंसाफ नहीं मांग, इंसाफ कहाँ हुआ हमारे साथ। जी बोलिए। हम सुन रहे हैं, बोलिए। सुनाई पड़ा रही, क्या बोल रहे वो अंकल? भाई साहब हमारे साथ इंसाफ, हमारे साथ इंसाफ कहाँ हुआ। आवाज हेलो, क्यों आपको ऐसा लगता है वैष्णो तिवारी जी कि आपको इंसाफ नहीं मिल पाया, हालांकि आपको आरोपों से बरी किया गया, आप जेल के अंदर थे, आप अब जेल के बाहर हवाओं में सांस ले रहे हैं। जी हेलो, जी विष्णु जी बोलिए, आपकी आवाज हमें मिल रही है। मिल रही है? जी विष्णु जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी विष्णु जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि आप हाँ बोलिए, क्या बोले? आपको लगता है कि आपको पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल पाया, क्यों नहीं? आपको क्यों ऐसा लगता है, क्या चाहते हैं आप? जी इंसाफ तो कहाँ मिला हमें, जो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गए, तब इंसाफ मिला, और वो भी न्यायपालिका से मिला। और बाकी कुछ हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, ना छत है, ना रोटी खाने को, सब हिसाब किताब मैदान में पड़े, तो सब कुछ खत्म हो गया हमारा, तो सब कुछ तब जाके जमीन बिक इंसाफ गई, मिला है। तब इंसाफ मिला है। तो इंसाफ मतलब जब है मिला है, जब सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, तब इंसाफ मिला है। तो फिर इंसाफ कहाँ से, इंसाफ इसे इंसाफ थोड़ी समझे हम कि इंसाफ मिला हमको। जी ये विष्णु तिवारी है, हम फिर इनके पास जाएंगे कुछ और सवाल लेकर। अब मैं रुख करना चाहूंगा अश्विनी उपाध्याय जी का, जो एडवोकेट हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। अश्विनी जी, आपने जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी है उसमें कई चीजों का आपने अहाता किया है, आपने क्यों ऐसी जरूरत महसूस की? अश्विनी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो अश्विनी उपाध्याय जो एडवोकेट हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से चाहा है कि सुप्रीम कोर्ट विष्णु तिवारी के मामले में यूपी की हुकूमत को यह गाइडलाइन जारी करे कि यूपी की हुकूमत विष्णु तिवारी को, जिन्होंने 20 साल के बाद रिहाई पाई है और 20 साल के बाद उन्हें बरी किया गया उस इल्ज़ाम से, उस जुर्म के वाक़े से कि आपका हिस्सा लेना देना नहीं है, आपके ऊपर यह गलत आरोप था या इल्ज़ाम था, कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। और साथ ही साथ अश्विनी उपाध्याय ने अपनी अर्जी में इस बात का जिक्र किया है कि जो लॉ कमीशन है इसके हवाले से उसे लागू किया जाए और ऐसे तमाम मामले जो फर्जी साबित होते हैं, ऐसे मामलों में जो भी विक्टिम है उसकी बाज़ाबातकारी के लिए जो है वो गाइडलाइन जारी की जाए हुकूमतों को। अश्विनी उपाध्याय जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? अश्विनी उपाध्याय जी को हमारी आवाज अभी नहीं मिल पा रही, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने की। हमारे साथ AK जैन साहब हैं, एक्स डीजीपी हैं। जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने भी कई ऐसे मामलात का मुशाहिदा किया होगा, कई ऐसे केसेस आपके दौरान आए होंगे जिसमें ये मामले सामने आते हैं। विष्णु तिवारी का ताज़ा मामला है और भी कई मामले अभी आए हैं हाल में ही। क्या वाकई ये जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा शख्स जो किसी खास आरोप के तहत जेल की सजा काट चुका होता है कई सालों तक, फिर बाद में उसे ये पता चलता है, ये फैसला सुना जाता है कि वो बाइज्जत बरी किया जाता है, क्या उन लोगों को कॉम्पनसेशन जरूरी नहीं है? क्या अश्विनी उपाध्याय ने जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, क्या ये सही है? क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे इसके ज्यादा फैक्ट नहीं पता है। देखिए, इसमें कई मुद्दे हैं। पहली बात तो यह है कि क्या बिल्कुल ही किसी झूठे केस में, कनकॉक्टेड केस में फर्जी तरीके से इनको फंसा दिया गया? जो अपराध है मेरे हिसाब से मुआवजे के हकदार और उनके साथ और प्रदेश सरकार को अवश्य कंपनसेशन
कंपनसेट करना चाहिए जो इन्होंने अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड जेल में गुजारा है। जी। बहुत से मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें कि एक्यूज्ड होते हुए भी किसी न किसी कोर्ट के द्वारा किसी न किसी स्तर पर रिहा कर दिए जाते हैं। उसके संबंध में अगर इस प्रकार की गाइडलाइन बनेगी तो वो एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड होगा कि हर कोई जो एक्यूज्ड रिहा हो गया, बहुत से मेरी जानकारी में ऐसे एक्यूज भी रिहा हुए हैं जिन्होंने अपराध निश्चित रूप से किया था, पर वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस या विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए, विटनेसेस डर गए और उन्होंने जो है उस पर गवाही नहीं दी। तो ये जो है ऐसे प्रकरण बिल्कुल डिफरेंट है। जी। मैं अश्विनी उपाध्याय जी के पास फिर से जाना चाहूंगा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल यही था कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है विष्णु तिवारी के मामले को लेकर और ऐसे तमाम मामलों को लेकर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दे, ऐसी जरूरत आप क्यों महसूस करते हैं? देखिए, इसका कई कारण है। पहली बात तो ये कि विष्णु तिवारी जैसे लोग जो अपने लिए अच्छा वकील नहीं कर सकते, अपने केस को ठीक से डिफेंड नहीं कर सकते हैं, ज्यादातर केसेस में उनको बहुत देर तक जेल में रहते हैं, उनको बेल नहीं मिलती है और कई बार ऐसा भी देखा गया कि वो फंस जाते हैं जो जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है। एक होता है कि सबूत के अभाव में छूटना, दूसरा कई बार जैसा विष्णु तिवारी के केस में हुआ है, कोर्ट ने खुद कहा है कि ये मामला जमीन का था, जमीन के झगड़े का मामला था, उसी में इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा दिया, उसी में SC/ST एक्ट लगा दिया। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। एक एविडेंस के साक्ष्यों के अभाव में छूटना अलग मैटर होता है, लेकिन जहां कोर्ट को साफ साफ दिख रहा है ये मामला पूरी तरीके से FIR ही फेक था और ये पूरा मनगढ़ंत कहानी थी, उसके बावजूद एक व्यक्ति 20 साल जेल में रहता है, उसकी पूरी जवानी निकल जाती है, उसका मतलब पूरा परिवार तबाह हो जाता है, उसको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है उसको लगेगा वो भारत में पैदा होकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो तो उसकी आत्मा कचोट रही होगी, मैं पैदा कहां हो गया, मुझे तो इस देश में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है, मैंने सभी राज्यों को भी उसमें पार्टी बनाया हुआ है, केवल मैंने विष्णु तिवारी के कंपनसेशन की मांग की नहीं किया है, मैंने एक लार्जर इश्यू खड़ा किया हुआ है कि पूरे देश में ऐसी चीजें हो रही हैं, आप उसका 20 साल वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन अगर ये व्यक्ति अगर एक रिक्शा भी चलाता, आप समझिए जरा, विष्णु तिवारी अगर एक रिक्शा भी चलाते तो साल भर में महीने के 10,000 रुपए रिक्शा चलाने वाला कमा लेता है। महीने के 10,000 का मतलब कि हर साल 1.25 लाख रुपए आदमी कमा सकता है। तो 20 साल में कम से कम 25-30 लाख रुपए तो कमा ही लेता। आपने उसको जेल में ठूस दिया, जो उसकी बेइज्जती गई, उसका कहते हैं धन भी गया, धर्म भी गया, सम्मान भी गया, सब कुछ चला गया, वो अलग गया। 20 साल के बाद कह रहे अरे ये तो केस फेक है। तो इसमें 2-3 चीज प्रोविजन होना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत आपने अश्विनी जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहां पर। और अश्विनी जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो जरा सा मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा डीजीपी साहब से, एक्स डीजीपी हैं जयंत साहब। देखिए, आप जो रुख सामने रख रहे थे, अश्विनी उपाध्याय जी का रुख बिल्कुल अलग है। सवाल यहां पर यह है, आपने अभी खुद माना कि बहुत सारे ऐसे केसेस ऐसे आते हैं जो बाद में साबित होता है कि यह बेगुनाह था, तो उसकी शुरुआत कहां से हो जाती है? FIR से शुरू हो जाती है या फिर इन्वेस्टिगेशन से शुरू हो जाती है? गलत केस चलता रहा, उसकी बुनियाद कहां पर होती है जैन साहब? देखिए, जो अभी मैं अश्विनी उपाध्याय जी को सुन रहा था जी, उन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है। अगर कोई फेक FIR है, फेक रेप का केस, फेक SC/ST एक्ट का केस रजिस्टर कराया गया है, जो कि आजकल हमारे समाज में दबाव की राजनीति के तहत बहुत से फेक केसेस SC/ST एक्ट के और बलात्कार के दर्ज होते हैं, और अगर उनमें पुलिस चार्जशीट लगा के किसी व्यक्ति को जेल में ठूस दे तो ये उनका भी गुनाह है। उन पुलिसकर्मियों को भी दंडित किया जाना चाहिए या उनसे कंपनसेशन लिया जाना चाहिए जिन्होंने कि सब कुछ जानते हुए और झूठी गवाही के आधार पर उन्होंने किसी व्यक्ति को जो है जेल में डाल दिया। 20 साल तक किसी का रहने का मतलब यह है कि कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट करती रही और उसको सजा देती रही। देखिए, ये कोर्ट के पार्ट पर
मैं इस पे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा। इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो किसी केस का दर्ज होना, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन, क्या यहीं पर बहुत ज्यादा लूप होल्स होते हैं? नहीं, लूप होल का सवाल नहीं है। ये है कि किसने कितना सॉलिड केस, वाटर टाइप केस बनाया है और जम के उसमें गवाही दी है। अब वो पता चला कि रेप के केस में ऐसे ऐसे जजमेंट्स आ चुके हैं कि पुलिस के सामने भी कभी कभी बहुत से ऑप्शंस खुले नहीं रहते हैं कि वो केस में फाइनल रिपोर्ट लगा के उसको समाप्त कर दें या उसको एक्सपंज कर दें। जो उसमें गवाही मिलती है, 164 में बयान होते हैं, उसके आधार पर कभी कभी चार्जशीट जो है वो SC/ST एक्ट में और रेप के केसेस में शंका होने के बावजूद लगा दी जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे जैन साहब, और विष्णु तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद विक्टिम हैं। विष्णु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो मैं सिर्फ आपसे कारण जानना चाहता हूं कि क्या वजह रही आपकी नजर में कि आप बेगुनाह होते हुए 20 सालों तक आप जेल में रहे? क्या कमी आपको नजर आए कि आपसे कहां कमी रह गई कि आप 20 सालों तक अपने आप को उससे पहले बेगुनाह साबित नहीं कर पाए? जी, कमी ये रह गई कि परिस्थितियां खराब थी और पशुओं का एक झगड़ा था खेत पे हुआ और गरीबी का वो था। कोई अनजान थे, कोई जानकार नहीं थे केसों में, कानून के विषयों में जानते नहीं थे, कभी कोई पढ़ा नहीं और जाना नहीं, घर सीधा साधे परिवार था। तो इस तरीके से जब फंसाया गया तो कानून को उस राजनीति के तौर पे हम लोगों को तो बहुत बुरा मतलब फंसाया गया। तो आपको लग रहा है कि आपको फंसा दिया गया था? किसने फंसाया था? हो गई। आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? पुलिस को मानते हैं आप जिम्मेदार? किसे मानते हैं जिम्मेदार? जिम्मेदार हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं हम तो। सिस्टम को रिपोर्ट करता को और पुलिस ने जो रिपोर्ट ली है, हाँ, पूरे सिस्टम को। जो फिर अगर नीचे कोर्ट ने जो सजा सुनाई, अगर वहाँ भी हमें इंसाफ मिल जाता तो शायद ये 20 साल हमारे बेकार न जाते। जो कछु जो बर्बाद हुआ, जो कुछ सब कुछ तबाह होगा, इंजन, बैल, 10 भैंसें, मकान गिर गया, भाई पागल हो गए, 2 भाई अटैक से मर गए, माँ बाप भी अटैक से मर गए। तो ये सब जो चीज़ जो बर्बाद हो गई, शायद अगर वहीं से इंसाफ मिल जाता जज से कि जब केस झूठा है, कोई उसमें प्रूफ नहीं है पाया जाता है और ना हुआ ही नहीं है जो कोई केस ऐसा, तो फिर झूठा है क्यों केस बनाया गया? तो जज साहब, कई ऐसे मामले जैन साहब, उपाध्याय जी, हम सब लोगों ने देखे सुने हैं कि जब कई इस तरह के मामलों में जो पुलिस का कोई बंदा जो इस केस को लीड कर रहा होता है उसे प्रमोशन में मिल जाता है, वो प्रमोशन एंजॉय करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसे कई मामले तो झूठे साबित हुए और वो जो मुलजिम है, जो मुजरिम गर्दाने जा चुका था, कि वो तो बरी हो गया। अब मैं अश्विनी साहब आपके पास आ रहा हूं। मैंने माजरा चाहूंगा, आपको रोका था। आप इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट पे आप कह रहे थे कि वहां से भी गड़बड़ियां अक्सर पैदा होती हैं। जी अश्विनी साहब। देखिए, पहले जहां तक विष्णु तिवारी की बात है, मैं विष्णु तिवारी को अभी बात करूंगा, आपके डिबेट के बाद ही उनसे बात करूंगा और उनको बुलाऊंगा अभी दिल्ली। मैं सोच रहा हूं कि उनको मैं दिल्ली बुला के उनसे पूरा इस मामले को मैं अंत तक ले जाऊंगा। विष्णु तिवारी को जो हो गया, लेकिन मैं आगे और कोई विष्णु तिवारी न बन पाए, मैं इसका ध्यान रखूंगा जी। अब मैं आता हूं विषय पे। देखिए, इस देश में सिस्टमेटिक रिफॉर्म की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म पे हमारी PIL चल रही है, मेरी है और एक प्रकाश सिंह जी हैं, पहले DGP थे यूपी की। हम दोनों लोगों की PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। देश में पुलिस रिफॉर्म किया नहीं जा रहा है। आज की रेट में हम 1860 के हिसाब से खाना नहीं खाते, 1860 के हिसाब से कपड़ा नहीं पहनते, 1860 के हिसाब से हम गोला बारूद यूज नहीं करते। लेकिन आजम साहब, 1860 का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है। 1861 में जो मैकाले ने पुलिस एक्ट बनाया था वो आज भी चल रहा है। 1872 में जो एविडेंस एक्ट बनाया था वो आज भी चल रहा है। 1908 में जो सिविल प्रोसीजर कोड बना था आज भी चल रहा है। आज की रेट में अंतर केवल इतना है कि पहले जो पुलिस अंग्रेजों की गुलाम थी, अब वो सत्ता की गुलाम हो गई है। आज की डेट में पुलिस के पास इतनी भी पावर नहीं है कि मतलब हालत ये हो गई है कि वो FIR लिखने के पहले वहां की अगर विधायक का फोन आ गया तो FIR लिखने में 10 बार सोचती है। और विधायक ये तय करते हैं कि FIR लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा तो कौन सी धाराओं में लिखा जाएगा। अगर FIR हो भी गया तो चार्जशीट जल्दी फाइल होगी या देर से फाइल होगी। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में MLA MP वाला केस मेरे पास है, 30 साल से MLA MP के खिलाफ 30 साल से चार्जशीट ही नहीं फाइल हुई है। तो जो पुलिस एक गुलाम बनी हुई है, जो पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, आज सत्ता के इशारे पे नाच रही है, इसको मुक्ति की जरूरत है, इसको मुक्त कराने की जरूरत है।
यहाँ डीजीपी साहब बैठे हैं, मैं तो चाहूंगा कि देश भर के डीजीपी, हमारी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, प्रकाश सिंह जी की चल रही है, अगर देश भर के कम से कम 150 रिटायर्ड डीजीपी, रिटायर्ड आईजी, डीआईजी सब लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करें, कम से कम एक दबाव बनाए कि भैया ये 1861 का जो पुलिस एक्ट है, मैकाले चला गया, अंग्रेज यहां से चले गए, हम उसको ढोए जा रहे हैं, इसके चक्कर में जो पुलिस है सत्ता की गुलाम बनी हुई है, पुलिस को मुक्ति की जरूरत है। दूसरा, पुलिस की मैन पावर इतनी कम है, एक दरोगा जिसको कम से कम एक हफ्ते चाहिए एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके पास रोज 10 इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वो भी क्या करे, घर में बैठे बैठे कई बार तो गवाहों की फिर से बयान नहीं ले पाता, मौके वारदात पे नहीं पहुंच पाता, वहीं बैठे बैठे थाने में चार्जशीट बना देता है, वहीं सब कुछ हो रहा है। अब तीसरी बात, चूंकि सबसे बड़ा इशू एक भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार का इशू इतना खतरनाक हो चुका है कि कई बार हमने ये देखा है कि मर्डर करता एक्स, लेकिन एक्स ने 10 लाख रुपए दे दिया थानेदार या आईओ को, तो उन्होंने वाई या जेड को उन्होंने नाम डाल दिया, वाई जेड बेचारा 4-5 साल जेल में रहा, उसके बाद वो छूटा नहीं छूटा अलग बात है। तो ये सिचुएशन है। मुझे लगता है पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। करप्शन जो इस समय, जो थाने दलाली के अड्डे बन चुके हैं भारत में, इस समय थाने न्याय के अड्डे नहीं बने, थाना इस समय सुरक्षा का अड्डा नहीं बना हुआ है, थाने में लोग जाने से घबरा रहे हैं, थाने एकदम दलाली के अड्डे बन चुके हैं। ये इसको मुझे लगता है सरकारों को समझने की जरूरत है, मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इस पे चर्चा करे कि क्या कारण है कि एक विष्णु तिवारी 20 साल निर्दोष जेल में रहता है, वहीं 2G घोटाला करने वाले, 3G घोटाला करने वाले, कोयला घोटाले करने वाले विदेश घूम रहे, वो आज तक कोई जेल नहीं जाता। आप बताइए, 70 साल हो गए, इस देश को सबसे ज्यादा लूटा है नेताओं नौकरशाहों ने मिलकर। आज की डेट में कोई एक नेता या नौकरशाह बताइए जिसके 100% प्रॉपर्टी सीज हुई हो या उसको लाइफ टाइम बैन दिया हो। यही यूपी की बात बता रहा हूं, यादव सिंह इतना बड़ा घोटालेबाज इंजीनियर, यही नोएडा में गाजियाबाद में इंजीनियर हुआ करता था, आज मतलब तारीख पे तारीख उसको कुछ नहीं हो रहा है। जी, 2012 तो आप ये कह रहे हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म और इंडियन पेनल कोड के तहत जो भी धाराएं हैं उसमें भी कुछ एक नजरसानी की जरूरत है। जैन साहब, बहुत ओपनली बात हो रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का करप्शन पुलिस डिपार्टमेंट में अगर है तो है, यानी कि वो सामना किस तरह के करप्शन का है, या सिर्फ ये करप्शन है या फिर ये कि राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा होता है? क्या कई बार रंग, नस्ल, भेद, धर्म देख करके भी एफआईआर दर्ज किए जाते हैं या नहीं किए जाते? नहीं, क्यों नहीं होता? ये अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूँ। मैं तो इसको बीसीओ चैनल्स पे कह चुका हूँ कि जो पुलिस रिफॉर्म्स ऑर्डर किए गए हैं प्रकाश सिंह केस में, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच के जो ऑर्डर्स हैं, उनको उनकी खुलेआम अवहेलना हो रही है। कोई भी राजनीतिक दल पुलिस को स्वतंत्रता नहीं देना चाहता है। हर कंट्री में, इंग्लैंड में वहां के पुलिस को पावर है, वो प्राइम मिनिस्टर को समन इशू कर देते हैं। इजराइल में आप देख रहे हैं, वहां पर जो है वो ट्रायल शुरू हो गया है प्राइम मिनिस्टर का। रूलिंग पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। यूएसए में आपको स्थिति पता है, जिस प्रकार कोर्ट्स को इंडिपेंडेंस मिली हुई है, जुडिशरी को मिली हुई है, मैं इसका बहुत हिमायती हूँ कि पुलिस को मिलनी चाहिए। और उसके बाद अगर पुलिस कोई गलत कार्य करती है तो जो बॉडी एक बनाई जाएगी पुलिस के कार्यों को ओवरसी करने के लिए, उनको चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को दंडित करें। अश्विनी उपाध्याय जी के पास में आ रहा हूं फाइनली। अश्विनी उपाध्याय जी, कितनी उम्मीद है कि आपकी अर्जी पर समाअत होगी और जो आप चाहते हैं उस तरह का एक सिस्टम शायद थोड़ा बेहतर हो जाएगा? देखिए, हमने इसमें अपने पिटीशन में कई देशों का एग्जांपल दिया, हमने यूके का एग्जांपल दिया है और यूएस का एग्जांपल दिया है, ऑस्ट्रिया का एग्जांपल दिया है कि वहां बहुत साफ साफ है। पहली बात तो अकाउंटेबिलिटी तय होना जरूरी है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है आईओ, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होना जरूरी है। अगर ट्रायल कोर्ट का जज ये कहता है कि ये पूरा केस फेक है, पूरा केस फॉल्स है, बोगस है, तो मुझे लगता है आईओ की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। आईओ की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, वो इससे बरी नहीं हो सकते। अगर जो गाइडलाइंस चाहते हैं अश्विनी उपाध्याय अपनी अर्जी के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट मरकज को भी हिदायत जारी करे, सुप्रीम कोर्ट जो रियासती हुकूमतें हैं उन्हें भी हिदायत जारी करे, और ऐसे तमाम मामलों में जो फर्जी तरीके से लोग फंसाए जाते हैं और काफ़ी लंबा अरसा उनकी ज़िंदगी का तबाह बर्बाद हो जाता है, न सिर्फ उनका बल्कि उनके घर वालों का, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका कारोबार, उनकी नौकरी, सब पर असर पड़ता है। तो क्या इसका हर्जाना भी भुगतने के लिए कोई सिस्टम बनना चाहिए? विष्णु तिवारी भी अपनी कुछ ऐसे ही मुतालबात के साथ हैं। विष्णु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उपाध्याय जी आपका भी, और जैन साहब आपका भी। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।
वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। बिजनेस को बढ़ाने के लिए